हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम एक एकांकी का आस्वादन करेंगे। एकांकी है रिहर्सल। ओम प्रकाश आदित्य जी द्वारा लिखित एक एकांकी। स्पष्ट रूप से कहें तो एक हास्य व्यंग्य एकांकी है, जिसमें हमारे यहाँ के मेडिकल फील्ड में हो रहे जो सिरफिरे तौर तरीके हैं उस पर व्यंग्य कसा गया है। एक और ओम प्रकाश आदित्य जी ने वैद्यों पर प्रहार किया है कि कैसे वे लोगों को ठगते हैं, सभी रोगियों को एक ही चूर्ण देकर सबको उल्लू बनाते हैं। दूसरी तरफ जो साइकेट्रिक प्रोफेसर्स हैं उन पर भी तीखा प्रहार किया गया है कि कैसे वे लोगों को हिप्नोटाइज कर उन्हें भ्रम में डाल देते हैं और अंत में एक छोटा सा बालक इन दोनों को उल्लू बनाने में सफल हो जाता है। अच्छा, अब एकांकी का सस्पेंस ख़त्म नहीं करना चाहूँगी। एकांकी का आस्वादन कीजिए। व्यंग्य अपने आप आपको हंसाता जाएगा। वैसे ओम प्रकाश आदित्य जी की अन्य प्रकाशित पुस्तकों पर यदि नज़र डाला जाए तो हम पाएंगे कि उनका टाइटल ही कितना व्यंग्यात्मक है। जैसे ये देखिए, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, तोता एंड मैना, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, उल्लू का इंटरव्यू वगैरह वगैरह। देखिए टाइटल्स ही कितने हास्यास्पद हैं। और उन्हें होल लॉट ऑफ पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे काका हाथरसी हास्य पुरस्कार, हास्य शिरोमणि टाइटल वगैरह वगैरह। अब चलते हैं सीधे एकांकी की ओर। हर एकांकी की तरह रिहर्सल में भी कुछ पात्र हैं। चलो पहले पात्र परिचय कर लेते हैं। एक स्त्री है, स्त्री का नाम नहीं दिया गया है, केवल एक स्त्री कहा गया है। एक वैद्य परमानंद है, एक किसान है, एक अध्यापक है, एक प्रोफेसर पांडुरंग है, रमेश है और रमेश के माता पिता हैं। तो ये हो गया पात्र परिचय। तो पहला दृश्य आपको कल्पना करना है कि आप वैद्य परमानंद का कमरा देख रहे हैं। वहाँ पर वैद्य जी एक कुर्सी पर बैठे हैं और पुरानी सी मेज़ है, मेज़ पर कलम दवात वगैरह रखे हैं। एक लंबी सी शीशी रखी है और जिसके ऊपर लेबल लगाया गया है मोटे मोटे अक्षरों में। उसमें लिखा है अमर भास्कर चूर्ण। और फिर एक बेंच है और परमानंद एक पुरानी मोटी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हैं। तो ये देखिए, ये एक वैद्य जी का कमरा है जिसे आपको इमेजिन करना है और ये एकांकी वहीं शुरू होती है। पहला दृश्य वैद्य परमानंद का जो कंसल्टिंग रूम है। एक स्त्री आती है, कहती है मैं बीमार हूँ वैद्य जी। अब परमानंद बोलते हैं, बीमार हूँ तभी तो यहाँ चली आई, नहीं तो क्यों आती, बीमारी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए अब वैद्य जी कहता है, मैं जानता हूँ डॉक्टर के पास तभी तो कोई आता है जब कोई बीमारी होती है, ऐसे ही थोड़ी कोई आता है। तो ये मुझे पता है तुम बीमार हो, पहले विस्तार पूर्वक अपनी बीमारी का वर्णन कीजिए। अब स्त्री कहती है मेरा दिल धड़कता है। वो पहले दिल के दाईं ओर हाथ रखती है, फिर संभल कर बाईं ओर। कि स्त्री की बीमारी क्या है कि दिल धड़कता है। अब परमानंद वैद्य कहते हैं इस उम्र में लक्षण अच्छे नहीं हैं, हार्ट फेल हो सकता है। अरे इस उम्र में तुम्हारा दिल धड़कता है, अरे लक्षण तो अच्छे नहीं है, कहीं हार्ट फेल हो सकता है। अब स्त्री फिर आगे कहती है अपनी बीमारी के बारे में, सदा घबराहट महसूस करती हूँ, मुझे हमेशा घबराहट महसूस होता है। अब परमानंद ये सुनकर क्या कहते हैं, यही तो मौत की निशानी है। देखो कैसा वैद्य है, पॉजिटिव एनर्जी देने के बदले कहता है यही तो मौत की निशानी है। पहले क्या उसने कहा कि अच्छे लक्षण नहीं है, हार्ट फेल हो सकता है, और अब कहता है यही तो मौत की निशानी है। स्त्री और घबरा जाती है, कहती है नींद बहुत कम आती है। अब देखिए स्त्री की क्या क्या, दिल धड़कता है, उसमें घबराहट महसूस होती है और उसे नींद कम आती है। मतलब तो ये थे स्त्री के बीमारी के लक्षण। परमानंद किताब बंद कर मेज़ पर रखते हुए कहते हैं आपका बचना मुश्किल है बहन जी, नब्ज दिखाइए। अब देखिए परमानंद कैसा वैद्य है, पहले तो कहता है कि ये मौत की निशानी है, फिर कभी कहता है कि हार्ट फेल हो सकता है, अब कह रहा है इस स्त्री को कि आपका बचना मुश्किल है, अपना नब्ज दिखाइए।
स्त्री हाथ आगे बढ़ाती है। मेरी रक्षा कीजिए वैद्य जी, मैं अभी मरना नहीं चाहती। देखो स्त्री कहती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती वैद्य जी, प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए। नब्ज पकड़ते हुए परमानंद कहते हैं, मरना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपनी रोगियों को अक्सर मरते देखा है। आपको सपने भी आते हैं? अब देखिए परमानंद कहने लगा कि वैसे मरना तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन मेरे यहाँ मैंने कई रोगियों को मरते देखा है। और फिर वो एक और प्रश्न पूछता है कि क्या आपको सपने दिखाई देते हैं? जी कभी कभी। तो स्त्री उत्तर देती है, हाँ कभी कभी मुझे सपने दिखाई देते हैं। सपने में भूत भी दिखाई देते होंगे? अब देखिए परमानंद पूछते हैं कि तुम्हें सपने दिखाई देते होंगे और सपने में भूत भी दिखाई देते होंगे? तो स्त्री घबराकर सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, भूत तो कभी नहीं, नहीं बाबा, हमने भूत तो कभी नहीं देखा। परमानंद नब्ज छोड़कर बोलते हैं, आज दिखाई देंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो आज तुम्हें भूत वाला सपना दिखाई देगा, जरा ध्यान से स्वप्न देखिएगा। तो इस पर स्त्री कहती है, आप मेरा कुछ इलाज कीजिए वैद्य जी। अब देखिए स्त्री कहती है, आप प्लीज़ मेरा कोई इलाज कीजिए। मुझे क्या होता है, दिल धड़कता है, मुझे नींद नहीं आती और मुझे हमेशा घबराहट महसूस होती है। परमानंद वैद्य इसके लिए एक इलाज बताते हैं। हृदय के भीतरी भाग पर चंदन का लेप कीजिए। देखो आप ऐसा कीजिए, आपके हृदय के भीतरी भाग पर चंदन का लेप कीजिए। अब स्त्री आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि बाहरी भाग पर तो लेप किया जा सकता है, भीतरी भाग पर कैसे हम लेप लगा सकते हैं? तो वो आश्चर्यचकित होकर पूछती है, भीतरी भाग पर? शीशी से स्त्री के हाथ पर चूर्ण उड़ेलते हुए, दो जो वहाँ शीशी रखा था उसमें अमर भास्कर चूर्ण रखा था, उसे स्त्री के हाथ पर उड़ेलते हुए परमानंद वैद्य कहते हैं, जी यह अमर भास्कर ले जाइए, इसे इस तरह से खाइए कि पेट में न जाकर सीधा हृदय में जाए। देखिए कैसे व्यंग्यात्मक रूप से वैद्य कहता है कि इस चूर्ण को ले जाइए आप और इसे इस तरह खाइए कि ये पेट में न जाए, सीधे हृदय की ओर जाएं। अब स्त्री पूछती है, कोई परहेज भी है वैद्य जी? अब देखिए आयुर्वेदिक जब हम दवाई खाते हैं तो परहेज़ भी होता है। जैसे कुछ दवाई खाते हैं तो उसमें नॉन वेज नहीं खाया जाता है, कुछ दवाई खाते हैं तो उसमें ठंडा पानी नहीं पीने को होता है, ऐसे कई परहेज़ होते हैं। तो स्त्री पूछती है वैद्य जी से कि कोई परहेज़ भी है? परहेज़ ही तो असली इलाज है, आप 15 दिन तक खाना मत खाइए। अब देखिए कैसा वैद्य है ये परमानंद। वो कहते हैं कि देखिए आप 15 दिन तक खाना ही मत खाइए। 15 दिन तक? अब देखिए स्त्री कहती है, मैं 15 दिन तक खाना ना खाऊं? हाँ, 10 दिन तक पानी मत पीजिए। अब देखिए आपको क्या क्या परहेज़ है। 15 दिन तक खाना नहीं खाने को, 10 दिन तक पानी मत पीजिए। वैद्य जी पानी? अब स्त्री कहती है, पानी के बिना तो आदमी मर जाएगा, 10 दिन पानी नहीं पिएगा तो खाना नहीं खाएगा तो भी जीवित रहेगा, लेकिन अगर पानी ना पिए तो? अब परमानंद कहते हैं, मेरा मतलब है ठंडा पानी मत पीजिए। अब देखिए मेरा इशारा क्या था, पानी मत पीजिए मतलब मेरा इशारा था ठंडा पानी मत पीजिए, उबाल कर पीजिए। तो एक किसान द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। अब देखिए वैद्य एक और व्यक्ति आया हुआ है, वो कौन है? एक किसान है। वैद्य जी फिर कब आऊँ आपकी शरण में? अब स्त्री जाने को होती है, उसे दवाई मिल जाता है, अमर भास्कर चूर्ण दिया गया है और उसके साथ परहेज भी बताया गया है। तो वो पूछती है कि वैद्य जी अब मैं कब आऊँ आपकी शरण में? कभी भी आइए। वैसे परमानंद के पास एक बार जो आता है दोबारा लौट कर नहीं आता। स्त्री भयभीत मुद्रा में बनावटी हंसी हंसकर प्रस्थान करती है। अब देखिए परमानंद क्या कहता है, वैसे मेरे पास जो एक बार दवाई के लिए आता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। तो इसमें एक व्यंग ये निहित है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो परलोक सिधार जाता है, उसे दूसरी बार मेरे शरण में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्त्री ये सुनकर काफ़ी भयभीत हो जाती है और वो बनावटी हंसी हंसकर वहाँ से प्रस्थान कर जाती है, वहाँ से चली जाती है। अब किसान आता है वहाँ, वह द्वार से ही हाथ जोड़कर परमानंद की ओर आते हुए राम राम वैद्य जी कहते हुए प्रवेश करता है। परमानंद वैद्य ध्यान पूर्वक किसान को देखते हुए कहते हैं, राम राम, आओ भाई,
तुम तो बीमार दिखाई देते हो। किसान बेंच पर बैठ जाता है और कहता है, वैद्य जी, मैं नहीं, मेरी गाय बीमार है। 10 दिन से न चारा खाती है न दूध देती है। अब किसान वहीं बेंच पर बैठकर कहता है, वैद्य जी, मैं नहीं, मेरी गाय बीमार है। क्या बीमारी है गाय को? 10 दिन से न चारा खाती है न दूध देती है। तुम बीमार हो या तुम्हारी गाय, मेरे लिए एक ही बात है। लाओ नब्ज दिखाओ। अब देखो कैसा वैद्य है परमानंद। वो कहता है, चाहे तुम बीमार हो, तुम्हारी गाय, तो मुझे नब्ज दिखाओ। जी नब्ज मैं दिखाऊं? अब किसान अनपढ़ किसान है, लेकिन इतना तो जानता है कि उसकी गाय बीमार है, इसलिए उसकी नब्ज क्यों देखे जाए। मैं नब्ज दिखाऊं? और कौन दिखाएगा? गाय तुम्हारी बीमार है या किसी और की? अब देखिए वैद्य कहता है, भाई तुम्हारी गाय है तो तुम ही तो नब्ज दिखाओगे। किसान की ही नब्ज देखता है वैद्य परमानंद, और नब्ज देखते हुए कहता है, गाय की हालत बहुत चिंताजनक है भाई, उसे शीघ्र चारा खिलाओ, नहीं तो मरे बिना नहीं मानेगी। अब परमानंद कहते हैं, भाई नब्ज किसान का देखता है और कहता है कि गाय की हालत बहुत चिंताजनक है, उसे शीघ्र चारा खिलाओ, नहीं तो मरे बिना नहीं मानेगी। वैद्य जी, यही तो रोग है उसे, वो चारा नहीं खाती। अब किसान कहता है, अरे यही तो प्रॉब्लम है, वो चारा ही नहीं खा रही, इसी समस्या को तो लेकर आपके पास आया हूँ। अच्छा अच्छा, सोच कर परमानंद कहते हैं, उसे उसी का दूध निकाल कर पिलाओ। देखो ऐसा करो, उसका दूध दुहो, उसी को पिलाओ। अरे वह दूध देती ही नहीं वैद्य जी। अब किसान और परेशान हो जाता है, दूध नहीं देती, चारा नहीं खाती, ये 2 समस्या लेकर ही तो वो आया था। तुम पिलाओगे तो अवश्य पीने लगेगी। अब देखिए परमानंद कहते हैं, तुम अगर पिलाओगे उसे दूध तो वह अवश्य पीने लगेगी। और शीशी उठाकर वो कहता है, देखिए यह अमर भास्कर चूर्ण ले जाओ, गर्म पानी के साथ खा लेना। अब देखो वही शीशी पर जो दवाई, जो भस्म उसने उस स्त्री को दिया था हृदय के धड़कने के लिए, वही चूर्ण लेकर अब किसान को भी दे रहा है। कहता है, यह अमर भास्कर चूर्ण ले जाओ, गर्म पानी के साथ खा लेना। ये उन वैद्यों पर व्यंग्य है जो एक ही दवाई को सभी के ऊपर अप्लाई करते हैं, सभी समस्या के लिए एक ही उपाय खोजते हैं। जी मैं खाऊं या गाय को खिलाऊं? अब किसान और कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, मुझे खाना है या गाय को खिलाऊं, क्योंकि नब्ज तो मेरी देखी है। चूर्ण किसान के हाथ पर डालते हुए परमानंद कहते हैं, तुम भी खा लेना, गाय को भी खिला लेना, दोनों को लाभ पहुंचेगा। अब देखो क्या बात है, गाय बीमार है, गाय चारा नहीं खा रही, गाय दूध नहीं दे रही, इसके लिए दवाई किसको दिया जा रहा है? गाय को भी और किसान को भी। तो वहाँ तेजी से हाँफते हुए एक अध्यापक प्रवेश करता है। उम्र 45 वर्ष, एक कुर्ता पजामा पहने, पाँव में साधारण सी चप्पल पहने और कई दिन से शेव नहीं हुई दाढ़ी और मूछ लिए एक अध्यापक प्रवेश करता है। और वो हाँफते हुए आता है और कहता है, वैद्य जी शीघ्र चलिए, मेरा लड़का बेहोश हो गया है। वो क्या परेशानी में है? उसका लड़का बेहोश हो गया है। और किसान राम राम करके प्रस्थान करता है। अब जैसे ही अध्यापक आता है हाँफते हुए, किसान वहाँ से चला जाता है। आपका लड़का कितना बड़ा है उम्र में? अब देखिए परमानंद पूछते हैं, तुम्हारा लड़का कितना बड़ा है उम्र में? जी काफ़ी बड़ा है। अब अध्यापक सही उम्र नहीं बताता, वो कहता है वो काफ़ी बड़ा है। आपसे तो छोटा ही होगा। अब वैद्य कहते हैं, भाई काफ़ी बड़ा है, कोई उम्र थोड़े हुई, आपसे तो छोटा ही होगा। जी मेरा तो लड़का ही है। अब अध्यापक कहता है, अरे वो तो व्यक्त है, मेरा लड़का है तो मुझसे छोटा ही होगा। नहीं नहीं, कई बेटे अपने बाप से भी बड़े हो जाते हैं। काफ़ी व्यंग्यात्मक रूप से परमानंद कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कई बार होता है कि बेटे जो हैं बाप से भी बड़े हो जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? वैद्य जी फिर पूछते हैं अध्यापक से कि आपका पेशा क्या है? जी काम तो कुछ नहीं करता, अध्यापक हूँ। अब देखिए अध्यापकों पर भी व्यंग किया गया है कि जब उनसे पूछा जाता है कि तुम काम क्या करते हो, तो मैं काम कुछ नहीं करता, वैसे अध्यापक हूँ। मैं भी पहले अध्यापक था, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जानवरों से भी ज़्यादा समझदार होते थे। अब देखिए परमानंद कहता है कि मैं भी एक ज़माने में अध्यापक ही था
और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जानवरों से भी ज़्यादा समझदार थे, पता है। तो मैं एक ज़माने में अध्यापक था, तो अध्यापक का पेशा छोड़ दिया क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं रहता, तो अब वैद्य बन गया। वैद्य जी जल्दी चलिए, ये बातों का समय नहीं है, मेरा लड़का। अब अध्यापक कहता है वैद्य जी जल्दी चलिए मेरे घर, ये बातों में उलझने का समय नहीं है, मेरा लड़का वहाँ बेहोश पड़ा है। परमानंद उठते हैं और चलिए चलिए, ये है अमर भास्कर चूर्ण की शीशी, उठा लीजिए। अब देखिए उसके लिए भी बेहोश पड़ा लड़का है, उसके लिए भी अमर भास्कर चूर्ण की शीशी उठाता है परमानंद। और स्त्री को भी जो जिसका हृदय धड़कता है, जिसे हमेशा घबराहट महसूस होती है, उसे भी अमर भास्कर चूर्ण दे दिया। गाय को भी अमर भास्कर चूर्ण दे दिया, जो कई दिनों से चारा नहीं खा रही है, जो दूध नहीं दे रही है। अब देखो बेहोश पड़े लड़के के लिए भी क्या लेता है, अमर भास्कर चूर्ण। और अध्यापक शीशी उठाता है और दोनों का शीघ्रता से प्रस्थान। कहाँ की ओर जा रहे हैं, अध्यापक के घर की ओर प्रस्थान करते हैं वैद्य परमानंद और ये जो अध्यापक, क्योंकि अध्यापक का बेटा वहाँ बेहोश पड़ा है। तो ये था एकांकी का प्रथम दृश्य। कुल मिलाकर एकांकी में 3 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में वैद्यों पर व्यंग कसा गया है। यहाँ वैद्य परमानंद जी हैं जो एक शीशी में अमर भास्कर चूर्ण लिए हुए हैं, और जो भी उनके पास आता है बीमारी लेकर, चाहे मानव हो या जीव, सभी को वे अमर भास्कर चूर्ण ही देते हैं। और ये भी दावा करते हैं कि जो उनके पास एक बार इलाज के लिए आता है, उसे दोबारा आने की नौबत ही नहीं आती। तो हमने प्रथम दृश्य में देखा कि एक स्त्री और एक किसान वैद्य परमानंद के पास आए और दोनों को उन्होंने अमर भास्कर चूर्ण दे दिया। और हमने देखा कि एक अध्यापक भागे भागे आया और वैद्य परमानंद को अपने साथ लिए चला गया, क्योंकि उसका बेटा बेहोश पड़ा है। अब दृश्य 2 में आपको ये इमेजिन करना है कि स्टेज जो है, मंच जो है, रंगमंच, वो प्रोफेसर पांडुरंग जी का कंसल्टेशन क्लिनिक है। प्रोफेसर पांडुरंग एक साइकेट्रिस्ट हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, और एज यूजुअल जैसे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनका हुलिया वैसे ही है। फ्रेंच कट दाढ़ी है, आँखों पर मोटे फ्रेम का काला चश्मा है, और दीवार पर नज़र गड़ाए कुछ सोचने में व्यस्त है। ये जो दिमागी डॉक्टर्स को देखकर कभी कभी हमें लगता है उन्हें भी कोई बीमारी है। और वहाँ एक स्त्री पहुँचती है। कौन सी स्त्री है वो? ये वही स्त्री है जो पहले वैद्य परमानंद के पास पहुँची थी। अब उसे वैद्य परमानंद की जो इलाज है उस पर भरोसा न हुआ, और वो अब पहुंची है प्रोफेसर पांडुरंग के पास। वहाँ उसे तसल्ली नहीं हुई, मतलब कि वहाँ उसे परमानंद के जो तौर तरीके हैं पसंद नहीं आए, उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो अभी दूसरे डॉक्टर के पास आए। ये अक्सर हम भी करते हैं, किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी एलोपैथी लेते हैं, कभी होम्योपैथी, तो कभी आयुर्वेदिक पर जाते हैं, तो ये बदलते रहते हैं, ये आम बात है। अब स्त्री भी यहाँ पहुँची है। अब देखते हैं प्रोफेसर पांडुरंग इसका क्या समाधान निकालते हैं। अब स्त्री पहुँची है प्रोफेसर पांडुरंग के पास। वो कहती है, मैं बीमार हूँ प्रोफेसर साहब। वो अपनी हालत बताती है, प्रोफेसर साहब मैं बीमार हूँ। आपको भ्रम हो गया है, आप बीमार नहीं हैं। अब देखिए जैसे यूजुअली साइकेट्रिस्ट कहते हैं, भाई ये सब तो भ्रम है, आपको कोई बीमारी नहीं है। मेरा हृदय धड़कता है। अब स्त्री कहती है, भाई मेरा हृदय धड़कता है। हृदय तो मेरा भी धड़कता है, दुनिया में हर आदमी का धड़कता है, इसमें नई बात क्या है? हृदय का गुण ही धड़कना है। अब प्रोफेसर कहते हैं, इसमें नई बात क्या है, सभी का हृदय धड़कता है, हृदय का गुण ही धड़कना है। घबराहट बहुत रहती है। अब स्त्री कहते हैं, भाई मुझे हमेशा घबराहट रहती है। यह आपके दिल की कमज़ोरी है, बीमारी नहीं। अब देखिए प्रोफेसर पांडुरंग कहते हैं, आपका दिल धड़कता है, आपको घबराहट बहुत होती है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, आपकी दिल की कमज़ोरी है। यह कमज़ोरी कैसे दूर हो सकती है? अब स्त्री पूछती है, इस कमज़ोरी को कैसे दूर किया जा सकता है? हिम्मत से। अभी ठीक किए देता हूँ, आप सीधी होकर बैठी।
अब देखिए प्रोफेसर काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि हिम्मत से तुम्हारी इस कमज़ोरी को, दिल की कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है। अब सीधी होकर बैठिए। स्त्री सतर्क होकर बैठती है। आंखें मूंद लीजिए। स्त्री आंखें मूंदती है। अब देखिए आंख बंद करने पे जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना साइकियाट्रिस्ट लोग, वैसे ही स्त्री को सतर्क होकर वहाँ बैठने को कहा जाता है और उसे आंखें मूंदने को कहा जाता है। स्त्री आंखें मूंद लेती है। अब आप कहाँ हैं? अब पूछते हैं अब आप कहाँ हैं? आपकी दुकान में। अब स्त्री सीधा सा जवाब देती है, मैं कहाँ हूँ? आपके कंसल्टिंग रूम में हूँ। ना ना ना, आप बीहड़ जंगल में हैं, मेरी दुकान में नहीं। अब प्रोफेसर कहते हैं पांडुरंग, ना आप मेरी दुकान में नहीं हैं, आप बीहड़ जंगल में हैं। लेकिन यह तो आपकी दुकान है। अब स्त्री कहती है, भाई ये तो आपकी दुकान है। ना ना, महसूस कीजिए कि आप घने जंगल में हैं। है ना आप जंगल में? अब देखिए हमें फेक किया जाता है हमारे माइंड को कि आपको महसूस करना है कि आप एक घने जंगल में हैं। तो स्त्री सकपका कर कहती है, जी जी हूँ, मैं जंगल में हूँ। पहले धीमे फिर धीरे धीरे तेज स्वर में प्रोफेसर कहते हैं, भयानक जंगल, पेड़ों का अंधेरा, हाथियों का चिंगाड़, शेरों की दहाड़ और सन्नाटा। अब देखिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि हम एक भयानक जंगल में हैं, पेड़ों का अंधेरा है, जहाँ घने पेड़ों के लगने के कारण सूरज का प्रकाश ही नहीं पहुँचता। हाथियों का चिंगाड़ना एक तरफ, शेरों का दहाड़ना दूसरी तरफ। स्त्री घबरा कर कहती है, जी जी प्रोफेसर साहब, शेर आपको देख कर दहाड़ता हुआ छलांग लगाकर आपकी ओर बढ़ रहा है, उसकी आंखें जल रही हैं। अब देखिए एक शेर दहाड़ता हुआ छलांग लगाकर आपकी ओर बढ़ रहा है, उसकी आंखें जल रही हैं। नाखून कटार की तरह, दांत बिजली की तरह। अब देखिए एकदम उसके नाखून एकदम शार्प हैं, कटार की तरह हैं, दांत बिजली की तरह चमक रहे हैं। आपको महसूस करना है कि ऐसा एक शेर लंबे लंबे नाखून और बिजली की तरह दांत लेकर दहाड़ता हुआ आपके ऊपर छलांग लगा रहा है। स्त्री घबराहट और रुदन के स्वर में कहती है, जी जी जी, घबराइए मत, आंखें मत खोलिए, आप शेर से लड़िए, लड़िए, आप लड़ रही है ना। अब देखिए प्रोफेसर पांडुरंग ऐसा एक फेक इमेज क्रिएट करते हैं कि स्त्री को लगे कि वो एक बीहड़ जंगल में है और एक खूंखार शेर उस पर आक्रमण करने जा रहा है, और ये कहते हैं कि आप उससे लड़िए। तो स्त्री भी कहती है, घबराई आवाज़ में ही सही, कहती है, जी लड़ रही हूँ। हवा में घोंसा चलाते हुए प्रोफेसर पांडुरंग कहते हैं, आप इसे घोंसे से मार दीजिए, उसके मुंह में हाथ डालकर उसके दांत तोड़ दीजिए, जल्दी कीजिए। अब क्या करना है आपको? उस खूंखार शेर के मुंह में हाथ डालना है, उसके दांतों को तोड़ देना है। अभी मरा या नहीं? अब प्रोफेसर पूछते हैं कि देखो वो शेर अभी मरा या नहीं। स्त्री एकदम फूली सांस लेकर कहती है, जी मार दिया। आंखें खोलकर घबराई नज़र से इधर उधर देखती है स्त्री, तो द्वार पर किसान अभी आया है, उसे देखकर उचक पड़ती है, जैसे शेर दिखाई दे गया हो। अब देखिए स्त्री थोड़ी देर के लिए ही सही बीहड़ जंगल में पहुंच गई थी, एक शेर से उसका सामना हुआ था, और अचानक जब वो आंखें खोलती है तो सामने कोई किसान खड़ा होता है, वो देखकर डर जाती है। इसी तरह आप तूफान आए समुद्र में कूदिए, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़िए, चंबल की घाटी में डाकुओं का सामना कीजिए, आपका दिल लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह आपको क्या क्या करना है। समुद्र में कूदना है तो वो भी कैसे? समुद्र में तूफान आए समुद्र में कूदना है, आपको दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना है, और चंबल की घाटी में जो फूलन की देवी और उसके डाकू हुआ करते थे, वहाँ आपको उसका सामना करना है, आपका दिल लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। तो स्त्री कहती है, पांडुरंग जी मुझे डर है कि कहीं यहाँ बैठे बैठे मेरा दिल धड़कना बंद न कर दे, मैं चलती हूँ, नमस्ते। अब स्त्री देखिए दिल की धड़कन बीमारी लेकर आई थी, घबराहट की बीमारी लेकर आई थी स्त्री,
अब उसे यूँ लगता है कि कहीं उस प्रोफेसर के कंसल्टिंग रूम में ही उसका दिल धड़कना बंद ना हो जाए, क्योंकि एक तो घबराहट वाली है, ऊपर से ये सब उसका सामना करना पड़ रहा है। स्त्री झटके के साथ उठकर तेजी से चली जाती है। ये कहते हुए जाती है, पांडुरंग जी, मुझे डर है कि कहीं यहाँ बैठे बैठे मेरा दिल धड़कना बंद न कर दे। मैं चलती हूँ, नमस्ते। और प्रोफेसर एक ही सांस में कहते हैं, रास्ते भर आंखें मूंद कर महसूस करती जाइए कि आप रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ाई के मैदान में तलवार चलाती हुई बढ़ रही हैं। अब देखिए, उस स्त्री से प्रोफेसर पांडुरंग ये भी सलाह देते हैं कि रास्ते भर जब तुम जा रही हो तो आंखें मूंद कर यूं महसूस करती जाइए कि तुम रानी लक्ष्मीबाई हो और रानी लक्ष्मीबाई की तरह तुम लड़ाई के मैदान में तलवार चलाती हुई बढ़ रही हो। अचानक किसान प्रवेश करता है। अब ये वही किसान है जो पहले परमानंद वैद्य के पास जा चुका था। वो प्रवेश करता है और कहता है, राम राम प्रोफेसर जी। देखो, वो प्रोफेसर ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता क्योंकि किसान है, अनपढ़ है। एक बात पहले ही ध्यान से सुन लो। अब किसान को देखते ही प्रोफेसर पांडुरंग कहते हैं, एक बात पहले ही ध्यान से सुन लो। क्या प्रोफेसर जी, तुम्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है? अब देखो, प्रोफेसर पहले से ही कह देते हैं, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। मैं तो आपकी दुआ से आज तक कभी बीमार हुआ ही नहीं। पिछले 10 दिनों से मेरी गाय बीमार है। अब किसान कहता है, भाई मैं तो आपकी कृपा से बीमार हुआ ही नहीं, पिछले 10 दिनों से मेरी गाय बीमार है। गाय बीमार है तो तुम किस लिए आए हो? गाय का इलाज क्या तुम्हारी शक्ल देखकर करूं? और प्रोफेसर पांडुरंग को क्या है, फेस रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जो है बीमार, उसका फेस रीड करना ज़रूरी है। अब तुम्हारी गाय बीमार है तो तुम किस लिए आए हो? तुम्हारी शक्ल देखकर मैं क्या करूं? तो किसान कहता है, जी वो न चारा खाती है न वो दूध देती है। अब प्रोफेसर कहते हैं, भाई ये सब मैं गाय का चेहरा देखे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। अब प्रोफेसर कहते हैं कि गाय का चेहरा देखे बिना हम कुछ नहीं कह सकते। कल उसका चेहरा लेकर आना, फिर फेस रीडिंग करके बीमारी बताएंगे। अब देखिए प्रोफेसर क्या कहते हैं, गाय का चेहरा देखे बिना, उसकी फेस रीडिंग किए बिना वो कुछ नहीं कर सकते। प्रोफेसर जी, चेहरा कैसे लाया जा सकता है? गाय को ही ले आऊँगा। अब किसान की समझ में ये बिल्कुल नहीं आता कि गाय के चेहरे को मात्र कैसे लाया जा सकता है। तो वो कहता है, मैं गाय को ही ले आऊँगा। अब प्रोफेसर गुस्से में आ जाते हैं, गाय को ले आओगे? ये दुकान है या गौशाला? गाय का एक फ़ोटो खिंचवा कर ले आना। जाओ, मेरा समय नष्ट मत करो। अब देखिए, मेरे लिए केवल गाय का फ़ोटो ही काफ़ी है, फेस रीडिंग करना है। अब गाय को यहाँ ले आओगे तो क्या ये क्या कोई गौशाला है? 17-18 वर्ष की एक लड़की का प्रवेश। तो अचानक वहाँ पे एक 17-18 वर्ष की लड़की प्रवेश करती है। प्रोफेसर साहब चलिए, जल्दी चलिए, मेरा भाई बेहोश हो गया है। वो क्यों आई है? इसलिए आई है कि उसका भाई बेहोश हो गया है। अब प्रोफेसर पूछते हैं, किस तरह? 1 घंटे से न बोलता है न हिलता डुलता है। अब लड़की कहती है, 1 घंटा हो गया, न बोलता है न हिलता डुलता है। यह कोई खास बीमारी नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये कोई खास बीमारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सन्निपात है। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना है, अब जब लड़का बेहोश हो गया है तो लोग आएंगे ही और अपनी अपनी राय देंगे ही। तो कुछ लोगों का कहना है कि सन्निपात है। सन्निपात क्या होता है? वैदक में ज्वर की एक अवस्था होती है जिसमें कफ, पित्त और वात एक साथ कुपित होकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं। त्रिदोष कहा जाता है। ये वास्तव में कोई अलग रोग नहीं है, एक विशेष अवस्था है जो ज्वर या किसी व्याधि के बिगड़ने पर होती है। सबसे साधारण रूप वह है जिसमें रोगी का चित्त भ्रांत हो जाता है। व्यक्ति अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन खो देता है। अब यहाँ पे भी लड़का बेहोश पड़ा है तो लोग आकर कहने लगे कि ज़रूर इसे सन्निपात है। अब प्रोफेसर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, सन्निपात उनको है
जो ऐसे कहते हैं। एक डॉक्टर ने डिप्थीरिया बताया है। अब देखिए, एक डॉक्टर आया और उसने कहा कि लड़के को डिप्थीरिया है। ऐसे डॉक्टर को बुलाया ही क्यों आपने? अब देखिए, प्रोफेसर क्रुद्ध होते हैं, ऐसे वैसे डॉक्टरों को तुमने बुलाया ही क्यों? अब लड़की कहती है, जल्दी चलिए प्रोफेसर जी, मेरा दिल कांप रहा है, जल्दी चलिए प्रोफेसर जी, मेरा दिल कांप रहा है, मेरा भाई जो है 1 घंटे से बेहोश पड़ा है और लोग अलग अलग बीमारी बता रहे हैं। कोई कहता है सन्निपात है, कोई कहता है डिप्थीरिया है। अब देखिए, आपका दिल कांप रहा है तो यह आपके दिल की कमज़ोरी है, डिप्थीरिया नहीं। लड़की ने कहा ना कि उसका दिल कांप रहा है, तो प्रोफेसर कहते हैं ये आपके दिल की कमज़ोरी है, डिप्थीरिया नहीं है। डिप्थीरिया मुझको नहीं, मेरे भाई को है, आप जल्दी चलिए। अब लड़की कहती है, अरे डिप्थीरिया मुझे नहीं, मेरे भाई को है, आप जल्दी चलिए। अब बेंत उठाकर उठते हुए, चलिए चलिए घबराइए मत, उनके पास एक लकड़ी है जिससे वो हिप्नोटाइज वगैरह करते हैं, उसे उठाकर वो चलते हैं। अब लड़की कहती है, अरे आपका बैग, मतलब कि जब डॉक्टर को घर बुलाया जाता है तो उसके साथ ही डॉक्टर का एक बैग भी होता है जिसमें स्टेथोस्कोप होता है, दवाइयाँ होती हैं। अब इन्होंने तो बैग उठाया नहीं, तो लड़की पूछती है, आपका बैग? मेरे दिमाग में है। देखिए, प्रोफेसर दिमाग का प्रोफेसर है, दिमागी तौर तरीके जानते हैं, तो उनकी जो बैग है वो उनके दिमाग में ही है और दोनों प्रस्थान करते हैं। कहाँ की ओर जाते हैं दोनों? ये वही लड़का है जो बेहोश पड़ा है और इसके पिता अध्यापक पहुँचे थे वैद्य परमानंद के पास, और उसी लड़के की जो बहन है वो पहुँची है प्रोफेसर पांडुरंग के पास। ये दोनों जा रहे हैं अध्यापक के घर की ओर ताकि उस बेहोश पड़े लड़के को ठीक करें। अब हम देखते हैं आगे आगे होता क्या है। हास्य कवि ओम प्रकाश आदित्य जी की एकांकी रिहर्सल का हम आस्वादन कर रहे थे। उसका प्रथम और द्वितीय दृश्य हमने देखा, और हमने देखा कैसे एक वैद्य परमानंद लोगों को एक ही चूर्ण देकर, सभी रोगियों को एक ही चूर्ण देकर ठग रहा है, और दूसरी तरफ एक प्रोफेसर पांडुरंग है, जो भी उसके पास आता है वो कहता है कि तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों, जो प्रोफेसर पांडुरंग और वैद्य परमानंद हैं, पहुंचते हैं एक ऐसे घर में जहां एक 12 वर्षीय लड़का बेहोश पड़ा है। तो हम देखते हैं वहाँ क्या होता है। ये जो तीसरा और अंतिम दृश्य है, इसमें आपको इमेजिन करना है आप अध्यापक के घर में हैं और वहाँ एक 12 वर्षीय लड़का खाट पर अचेत पड़ा है। तो वहाँ क्या आपको इमेजिन करना है कि एक 12 वर्षीय लड़का बेहोश पड़ा है और वहाँ उसके सिरहाने में कौन बैठा है? वैद्य परमानंद बैठे हैं, क्योंकि इस वैद्य को इस लड़के के पिता बुला लाए थे, और पैताने की और लड़की का पिता बेचैन होकर खड़ा है। लड़के की माँ भी चिंतित मुद्रा में पास में ही खड़ी है, और माँ काफ़ी व्याकुल होकर कहती है, वैद्य जी मेरे लड़के को बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जैसे भी हो मेरे लड़के को बचाइए वैद्य जी। तो परमानंद क्या कहते हैं? निश्चिंत रहिए, जब तक मैं दवाई न दूं यहाँ कोई नहीं मर सकता। देखिए, वो खुद अपने ऊपर ही व्यंग्य करता है कि जब तक मैं दवाई न दूं कोई मर नहीं सकता। अब माँ और बेचैन होकर कहती है, वैद्य जी किसी तरह इसे होश में लाइए, यह मेरा इकलौता पुत्र है। वैद्य जी कृपा करके मेरे इस बेटे को होश में लाइए, ये मेरा इकलौता पुत्र है, मतलब यही एकमात्र पुत्र है। मैं भी अपने छोटे भाइयों के पैदा होने से पूर्व अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, लेकिन इतनी बुरी तरह कभी बेहोश नहीं हुआ। अब परमानंद वैद्य कहते हैं कि मेरे छोटे भाइयों के जन्म से पूर्व मैं भी अपने माता पिता के लिए इकलौता पुत्र ही था, लेकिन कभी इतनी बुरी तरह से बेहोश नहीं हुआ। इसे क्या हो गया है वैद्य जी? अब पिताजी कहते हैं, लड़के का जो पिता है वो कहते हैं कि वैद्य जी इसे क्या हो गया है? यह बेहोश हो गया है। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये लड़का बेहोश है। अब परमानंद कहता है कि ये बेहोश हो गया है, यह ठीक तो हो जाएगा ना वैद्य जी? देखिए, इनको वैद्य जी पर काफ़ी विश्वास है, माता और पिता को। वे पूछते हैं वैद्य जी से, यह ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक तो हो जाएगा पर होश में नहीं आएगा। अब देखिए कैसे वैद्य हैं।
वह परमानंद कहते हैं कि लड़का ठीक हो जाएगा लेकिन होश में ना आएगा। माँ रोने लगती है। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, हम आपकी शरण में हैं। अब देखिए माँ और पिता वैद्य जी के शरण में हैं। वो सोचते हैं कि ये वैद्य ही कुछ कर सकता है, उनके बेहोश बेटे को होश में ला सकता है। तभी वहाँ कौन प्रवेश करते हैं? प्रोफेसर पांडुरंग और लड़की का प्रवेश, अर्थात लड़की माने वो जो लड़का है बेहोश पड़ा है उसकी बहन है। वो जाकर प्रोफेसर पांडुरंग को बुला लाई थी, तो उन दोनों का प्रवेश होता है। अब लड़की आते ही देखती है कि वहाँ अंदर लड़के के पास, उसके भाई के पास वैद्य जी भी बैठे हैं। वो कहती है, वैद्य जी भी बैठे हैं प्रोफेसर साहब, पिताजी मुझसे पहले ही वैद्य जी को बुला लाए। देखिए प्रोफेसर साहब, अंदर कौन बैठे हैं? वैद्य जी भी बैठे हैं, क्योंकि पिताजी मुझसे पहले वैद्य जी को बुला लाए। प्रोफेसर जैसे ही वैद्य परमानंद को देखते हैं, कौन? वैद्य परमानंद, यमराज का सगा भाई। आहा, ये तुम कौन हो यहाँ बैठे हो? यमराज का सगा भाई। यमराज मतलब जो हमें यमदूत की ओर ले जाता है, जो हमें मृत्यु के उपरांत जो होता है ना, भैंस में आकर हमें ले जाता है, तो यमराज का सगा भाई बैठा है। मतलब प्रोफेसर का इशारा क्या था कि वैद्य परमानंद के पास जो भी जाएगा वो सीधे यम की ओर जाएगा। और तुम्हारा चाचा, अब परमानंद को भी गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। प्रोफेसर पांडुरंग, तुम वात पित्त कफ की तरह एक साथ ही क्यों चले आ रहे हो? अरे वात पित्त और कफ, ये जो त्रिदोष हैं, तीनों का एक साथ जब आक्रमण होता है तो काफ़ी बुरा हाल होता है। तो तुम्हारा आगमन तो ऐसे ही हुआ जैसे वात पित्त और कफ तीनों एक साथ आ रहे हो, इसलिए कि तुम रोगी की नब्ज पकड़कर उसकी जान न ले लो। प्रोफेसर कहते हैं, मैं इसलिए पहुंचा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम रोगी की नब्ज पकड़कर उसकी जान ले लोगे। और पांडुरंग दूसरी ओर सिरहाने बैठते हैं। अब देखो दो दो डॉक्टर्स आ गए हैं, एक वैद्य है परमानंद और एक साइकेट्रिस्ट है। इसकी 1.5 घंटे से यही हालत है प्रोफेसर जी। अब पिताजी जब देखते हैं कि वैद्य कुछ नहीं कर रहा है परमानंद, तो प्रोफेसर से ही बोलते हैं कि देखिए इसकी हालत 1.5 घंटे से यूं ही है, मुझे इसका चेहरा देखने दीजिए। अब प्रोफेसर के लिए तो फेस रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो कहते हैं कि मुझे इसका चेहरा देखने दीजिए। चेहरा देखकर इसकी तस्वीर बनाओगे? अब परमानंद व्यंग्य करते हैं कि ओहो, तुम बेहोश लड़के का चेहरा देख कर के इसका तस्वीर बनाने जा रहे हो? चुप रहिए आप, मुझे सोचने दीजिए। अब प्रोफेसर गुस्सा करते हैं कि चुप रहो, मुझे ज़रा सोचने दो। परमानंद भी कुछ कम नहीं, बोलने लगे, चुप रहेगा वह जो बेहोश है, मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे इसका इलाज करना है। देखिए, चुप वो रहेगा जो बेहोश है, मैं चुप न रहने वाला, मुझे इसका इलाज करना है। अब पिताजी अशांत हो जाते हैं, कहते हैं जल्दी कीजिए वैद्य जी। और माँ भी कहती है, वैद्य जी इसे ऐसी जड़ी सूंघाइए कि यह अभी खड़ा होकर बातें करने लगे। माँ और पिता तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनका बेहोश बेटा होश में आए, क्योंकि करीब 1.5 घंटा हो गया लड़का यूं ही बेहोश पड़ा है। अब परमानंद पूछते हैं, घर में देसी घी है? गाय का है वैद्य जी। अब माँ कहती है, गाय का घी है, गाय का हो या बैल का घी होना चाहिए। परमानंद तो यूं ही बेबात करते जाते हैं। वे कहते हैं कि गाय का हो या बैल का घी होना चाहिए। घी का क्या कीजिएगा? अब प्रोफेसर काफ़ी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, अरे घी का तुम क्या करोगे? प्रोफेसर पांडुरंग की खोपड़ी पर मलूंगा जिससे उसका दिमाग ठीक काम करे। अब देखिए ये लोग दोनों, ये जो आयुर्वेदिक हैं और ये जो साइकेट्रिस्ट हैं, दोनों आपस में बहुत दुश्मनी रखते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारे खोपड़ी पर मलूंगा जिससे तुम्हारा दिमाग ठीक से काम करने लगे। देखिए प्रोफेसर कहते हैं, देखिए आपके लड़के को कोई बीमारी नहीं है, आप परमानंद की बातों में मत आइए। जैसे प्रोफेसर के पास जो भी बीमारी लेकर आता था वो यही कहता था कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। इनकी बातों में आइए जिससे ये उटपटांग बातें करके इसे डबल बेहोश कर दें। परमानंद इसके ठीक विपरीत कहता है कि अगर आप लोग प्रोफेसर पांडुरंग की बातों में आएंगे तो क्या होगा, ये डबल बेहोश हो जाएगा। अब प्रोफेसर कहता है, कौन कहता है यह बेहोश है? अब देखिए ये बेहोश है ही नहीं।
अब परमानंद कहते हैं सुनिए, देखो ये कह रहे हैं कि लड़का बेहोश नहीं है, लड़का 1.5 घंटे से बेहोश पड़ा है और प्रोफेसर कह रहा है कि लड़का बेहोश ही नहीं है। इस पर माँ कहती है डॉक्टर जी ये बेहोश नहीं है तो फिर बोलता क्यों नहीं। अब देखिए ये स्वाभाविक सा प्रश्न पूछती है माँ कि डॉक्टर जी अगर ये बेहोश नहीं है तो फिर बोलता क्यों नहीं, इसे आप एकांत में लिटाइए। अब देखिए प्रोफेसर कहते हैं इसे बच्चे को एकांत में लिटाइए और इससे कहिए कि महसूस करें कि बेहोश नहीं है। अब देखिए प्रोफेसर भी कैसे उटपटांग बात करने लगा है। कहता है कि लड़के को जो बेहोश पड़ा है 1.5 घंटे से, उसे एकांत में लेटाकर उससे महसूस करवाइए कि वो बेहोश नहीं है। अब परमानंद इस पर कहते हैं और इस लड़के से यह भी कह दीजिए कि जब तक होश में ना आ जाए तब तक इस प्रोफेसर की बातों पर ध्यान न दे। परमानंद को बहुत गुस्सा आता है। वैद्य जी, डॉक्टर जी, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, इसे कुछ दवा दारू दीजिए। अब माँ परेशान हो जाती है, एक तरफ वैद्य है, एक तरफ प्रोफेसर हैं, दोनों तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, इसे कुछ दवा दारू दीजिए। यह लीजिए अमर भास्कर चूर्ण, होश में आने पर इसे गर्म पानी के साथ खिला दीजिए। अब देखिए परमानंद वैद्य के पास तो एक ही दवाई है, वो उसे लेकर देता है। ये रहा अमर भास्कर चूर्ण और इसे कब देना है, जब लड़का होश में आएगा। अब पिता को गुस्सा आता है, पहले इसे होश में लाने की दवा तो दीजिए। अब दवाई होश में आने के बाद दिया जाना है, तो पहले होश में तो आए लड़का, उसके लिए तो कुछ दवा दारू कीजिए। इसे ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाइए जिसमें बेहोश व्यक्तियों के होश में आने का वर्णन हो। अब प्रोफेसर भी कैसे उटपटांग बातें करता है कि लड़के को ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाइए जिसमें बेहोश व्यक्तियों के होश में आने का वर्णन हो। अब माँ को और गुस्सा आता है, यह बेहोश है, आपको कहानियों की सूझ रही है। अब देखिए माँ कहती है कि लड़का बेहोश पड़ा है, इसे कहानियाँ कैसे सुनाई जा सकता है। प्रोफेसर फिर कहते हैं यह बेहोश नहीं है तो क्या है। अब परमानंद को गुस्सा आता है, इसे भ्रम हो गया है कि यह बेहोश है, असल में यह होश में ही है। अब प्रोफेसर कहते हैं देखो इसे केवल भ्रम हुआ है कि यह बेहोश है, असल में यह होश में है। आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर जी, इन बातों से तो आप हमें भी बेहोश कर देंगे। अब माँ को प्रोफेसर पर भी गुस्सा आता है, लड़का बेहोश पड़ा है 1.5 घंटे से और प्रोफेसर कह रहा है कि इसे भ्रम हो रहा है, इसी को स्नायु रोग कहते हैं। आप सब इससे कहिए कि यह होश में है। अब देखिए प्रोफेसर कहने लगा कि इसे ही स्नायु रोग कहा जाता है। आप लोग को क्या करना है, इसे कहना है कि यह होश में है। तुम्हारा सर होश में है, यह तो खूब बेहोश है। अब परमानंद कहता है तुम्हारा सर होश में है, ये लड़का तो खूब बेहोश है। मैं कहता हूँ यह होश में है। अब देखो इन दोनों में ये तर्क होता है। प्रोफेसर कहता है कि यह होश में है, इसकी नब्ज़ बता रही है कि यह बेहोश है। वैद्य कहता है कि लड़का का नब्ज़ बता रहा है कि वह बेहोश है, इसका चेहरा कह रहा है कि यह होश में है। अब प्रोफेसर इसी बात पर टिके रहते हैं कि लड़का होश में है। वैद्य जी आप लड़िए मत, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए। देखो माता पिता विनती करते हैं कि वैद्य जी आप लोग आपस में मत लड़िए, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, ये बेहोश है, इसका बचना मुश्किल है। अब परमानंद कहता है कि लड़का बेहोश है, इसका बचना मुश्किल है। दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत प्रोफेसर कहते हैं यह होश में है, इसका मरना मुश्किल है, मैं इसको अमर भास्कर चूर्ण दूंगा, यह बेहोश है। परमानंद फिर अपना अमर भास्कर चूर्ण लिए खड़ा रहता है। बेहोश तुम हो वह नहीं, होश में तुम हो यह नहीं, दोनों में इसी बात में तर्क होता है। एक कहता है कि बेहोश है, दूसरी तरफ प्रोफेसर कहता है कि होश में है, इसे स्नायु रोग है। फिर प्रोफेसर स्नायु रोग की बात करता जाता है। स्नायु रोग क्या है, नसों के रोग है जो कि मांसपेशियों को प्रभावित करता है और ये स्नायु तंत्र के कमज़ोर होने के कारण होता है और इससे क्या होता है, शारीरिक क्रियाओं में बाधाएं होती है, शरीर की सारी इंद्रियां क्षीण एवं शिथिल पड़ने लगती है, यही स्नायु रोग है। और प्रोफेसर कहता है ये लड़के को स्नायु रोग है, इसकी सारी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। परमानंद कहता है इसे सन्निपात है। अब सन्निपात क्या है, सन्निपात के बारे में हमने कहा था
जो ज्वर की एक अवस्था है जिसमें कफ, पित्त और वात एक साथ कुपित होकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, जिसे त्रिदोष भी कहा जाता है। ये वास्तव में कोई अलग रोग नहीं है, एक विशेष अवस्था है जो ज्वर या किसी व्याधि के बिगड़ने पर होती है। यहाँ परमानंद कहते हैं कि लड़के को सन्निपात है, त्रिदोष हो गया है, वाद, पित्त और कफ का दोष है, एक साथ आक्रमण हुआ है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कहते हैं कि इसे स्नायु रोग है, इसे नर्वस डिसऑर्डर है, जिससे हमारे मसल्स भी एकदम क्षीण हो जाते हैं। अब माँ दुखी हो जाती है, हाय राम, ये लोग तो रोग पर रोग बढ़ाए जा रहे हैं। अब माँ काफ़ी दुखी होती है कि दो वैद्यों को बुलाया, दोनों इसकी चिकित्सा करने के बजाय रोग पर रोग बढ़ाए जा रहे हैं। तभी अचानक क्या होता है, लड़का चादर फेंक कर उठता है, सब चौंक पड़ते हैं। अचानक लड़का चादर फेंक कर उठ खड़ा होता है और कहता है, सन्निपात है वैद्य परमानंद को और स्नायु रोग है प्रोफेसर पांडुरंग को, मैं पूरी तरह होश में हूँ। देखिए, सभी को चकित कर लड़का चादर फेंक कर उठ पड़ता है और कहता है कि स्नायु रोग प्रोफेसर पांडुरंग को है और सन्निपात वैद्य परमानंद को, मैं तो पूरी तरह होश में हूँ। ना ही मुझे भ्रम है और कुछ महसूस करने की ज़रूरत है। ना मुझे भ्रम है, ना कुछ महसूस करने की ज़रूरत है। पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं, रमेश। माँ दौड़कर उसे गोद में भरती हुई कहती है, मेरा लाल, तुझे क्या हो गया था मेरे लाडले? अब रमेश कहता है, कुछ नहीं माँ, स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा है, मुझे उसमें 2 घंटे की बेहोशी का अभिनय करना है, इसी की रिहर्सल कर रहा था। देखिए, लड़का, टाइटल जो है एकांकी का रिहर्सल, लड़का सभी को चकित कर देता है, वैद्य को चकित करता है, प्रोफेसर को चकित करता है, घर वालों को परेशानी में डाल देता है। वो क्या है, स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा है, उसमें उसे 2 घंटे की बेहोशी का अभिनय करना है और इसी का रिहर्सल वह कर रहा था। रमेश की पीठ पर दोनों हाथ मार कर माँ कहती है, अरे आग लगे तेरी रिहर्सल को, तू 20-30 मिनट और ऐसे ही रहता तो मेरी रिहर्सल हो जाती, मतलब कि मेरी तो जान ही निकल जाती। चल तेरे लिए हलवा बनाती हूँ, तू भगवान के घर से लौट कर आया है। माँ तो काफ़ी परेशान हो गई थी, कहती है कि अगर तेरा रिहर्सल आधे घंटे और चल जाता तो मेरी रिहर्सल हो जाती। मैंने कहा था ना ये लड़का होश में है। अब देखो, प्रोफेसर कहता है, देखो मैंने कहा था ना लड़का होश में है। परमानंद उसकी ओर देखते हुए, मैंने भी बचपन में एक बार बेहोशी का रिहर्सल किया था, पर इस तरह होश में नहीं आया था। अब परमानंद कहता है, एक बार बचपन में मैंने भी इस प्रकार बेहोशी का रिहर्सल किया था, लेकिन इस तरह होश में नहीं आया था। परमानंद लड़खड़ा कर गिरते हैं और पांडुरंग उन्हें बार बार कमर में हाथ डालकर उठाते हैं और कहते हैं, आप गिर नहीं रहे हैं वैद्य जी, आप गिर नहीं रहे हैं, आप महसूस कीजिए कि नहीं गिर रहे, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। इस प्रकार ये एकांकी यहाँ समाप्त होती है। ये उन वैद्यों पर व्यंग है जो एक अपने अपने ज्ञान को अपडेट ना कर एक ही दवाई सभी के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये उन साइकियाट्रिस्ट के ऊपर व्यंग है जो सभी चीज़ को भ्रम मानते हैं और महसूस करने को कहते जाते हैं। एक छोटा सा लड़का, 12 साल का लड़का, इन दोनों को बेवकूफ़ बना डालता है। और यहीं ओम प्रकाश आदित्य जी की जो एकांकी है समाप्त होती है।